नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, और मैं हूं मंजीत ठाकुर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं अपनी ही लिखी एक कहानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होली का त्योहार खत्म हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन सड़क की बेनूर काली कोलतार पर उस दिन की रंगीन यादें अब भी मौजूद थीं। डॉक्टर प्रभाकर अपने लैब से निकलकर उस ओर जा रहे थे जहां उन्होंने अपने सबसे मॉडर्न और न्यू जनरेशन सोलर पैनल्स लगा रखे थे। उनके साथ चल रही थी गुड़िया। गुड़िया उनकी बनाई हुई रोबोट थी। उन्होंने उसे एक नाम दे रखा था क्योंकि वो एक गुड़िया की तरह दिखती भी थी। सड़क पर बिखरे गुलाल को देखकर डॉक्टर प्रभाकर ने नाक भौं सिकोड़ ली थी। हरे, नीले, गुलाबी, पीले गुलाल, लेकिन लाल गुलाल को देखकर तो उनके जबड़े कस गए थे। वो जितनी नफरत इंसानी भावनाओं, रिश्तों और दुनियादारी से करते थे, उतना ही अधिक लाल रंग से भी। प्रभाकर के चप्पलों में लाल गुलाल लग गया था। गुलालों की निशानियां देखकर डॉक्टर प्रभाकर मन ही मन बड़बड़ाए। वेस्टेज ऑफ मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज एंड टाइम, एंड दिस रेड शिट। साथ में इंसानों की तरह ही डग भरकर चलती गुड़िया ने डॉक्टर प्रभाकर को रोका था। मास्टर, शिट एक गाली है, ये अनपार्लियामेंट्री है। डॉक्टर प्रभाकर रोबोटिक्स साइंटिस्ट थे और उनके रोजमर्रा की निजी जिंदगी में भी किसी इंसान का कोई दखल नहीं था। उनके साथी वैज्ञानिकों के साथ भी उनका उठना बैठना नहीं था। न वह किसी के साथ रहते, न किसी के यहां जाते, न किसी को कभी बुलाते। पूरे संस्थान में वो खपती बुढ़े के नाम से कुख्यात थे। गुड़िया को उन्होंने बिल्कुल इंसानों की तरह बनाया था। वो हर ऐसा काम कर सकती थी जो इंसान कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे काम भी कर सकती थी जिसे करने के बारे में इंसान सपने में भी नहीं सोच सकते। वो यानी गुड़िया भारत की तमाम भाषाएं बोल और समझ सकती थी। वो डॉक्टर प्रभाकर की आंखों की पुतलियों का इशारा समझ सकती थी। वो डॉक्टर, इंजीनियर, एनसाइक्लोपीडिया, कार मैकेनिक, म्यूजिक सिस्टम से लेकर कुक, दरबान, धोबी, सफाई वाली, सब कुछ थी। फिर भी वो एक मशीन थी क्योंकि डॉक्टर प्रभाकर ने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने के बावजूद इंसानी जज्बात नहीं भरे थे। डॉक्टर प्रभाकर को लगता था कि इंसानी जज्बातों ने हमेशा इंसानों को कमजोर ही बनाया है, चाहे वो मोहब्बत हो या नफरत, गुस्सा हो या डर। और वो गुड़िया जो मशीन थी, उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी। वो हर रोज सुबह 4 बजे डॉक्टर को जगाने के बाद से उनके सारे काम किया करती, क्योंकि डॉक्टर प्रभाकर के घर में और कोई नहीं था। बीवी बच्चे नहीं थे, न घर पर कोई नौकर था। कभी कोई रिश्तेदार भी डॉक्टर प्रभाकर के यहां आता या मिलता जुलता देखा नहीं गया था। मुख्तसर बात ये कि डॉक्टर प्रभाकर की जिंदगी में मशीनों का किरदार बड़ा अहम था, और वो न सिर्फ मशीनें या रोबोट्स बनाते थे, बल्कि भरोसा भी उन्हीं पर करते थे। और इंसानों को तो वो भरोसे के काबिल ही नहीं मानते थे। डॉक्टर प्रभाकर वापसी में चल नहीं रहे थे, भाग रहे थे। पीछे पीछे गुड़िया भी आई। लॉन में बैठकर डॉक्टर प्रभाकर ने पहले एड़ियों में लगे
गुलाल को रगड़ रगड़ कर धोया था और फिर चप्पलों को। उनके शिकनों से भरे चेहरे को देखकर लगता था कि जैसे किसी शरारती बच्चों का सिलवटों से भरा बिस्तर हो। उम्र कोई 70 की होने को आई है, पर मजाल की थकावट का नाम भी हो। उनके लॉन में न जाने कितने किस्म के पेड़ पौधे हैं, फूलों की क्यारियां हैं, कैक्टस की तो भरमार है। सबके नाम रख रखे हैं उन्होंने। कैक्टसों के नाम सांपों के नाम पर है, नागों के नाम पर। वो गुड़िया से बातें करते हुए कहते हैं, यह है वाइपर, यह है करैत, यह है धामन। पहली बार जब सबके फोटो क्लिक करके अपनी मेमोरी में सेव कर रही थी गुड़िया, तो उसने डॉक्टर से पूछा था, मास्टर ये तो सांपों के नाम हैं। कैक्टस को हिंदी में नागफनी कहते हैं। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आते आते रह गई थी। गुड़िया की मेमोरी में डॉक्टर प्रभाकर का वो चेहरा आज भी सेव्ड आइटम्स में पड़ा है। इधर लॉन की करीने से कुतरी हुई दूब पर डॉक्टर अपनी एड़ियों से लाल गुलाब का दाग मिटाने की कोशिश में थी और गुड़िया चाय ले आई थी। न चाहते हुए भी डॉक्टर प्रभाकर को लाल गुलाल से नफरत की वजह याद आ गई थी। वजह थी तारा। तारा ही वजह थी। होली का ही दिन था और ऐसे ही लाल गुलाल से डॉक्टर को नहलाते हुए तारा ने कहा था, उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है। तारा ने बहुत आसानी से कहा था। डॉक्टर के लिए उस झटके से निकलना शायद उतना आसान नहीं था। डॉक्टर तब जवान थे। उनकी जिंदगी में भी तारा के साथ का सपना था और उन सपनों में भी रंग थे। तारा ने बताया था लड़का यूएस में है, उसने डायमंड रिंग के साथ प्रपोज किया है। लड़का डैड को भी पसंद है। अपने रिंग फिंगर दिखाते हुए तारा ने प्रभाकर को बड़े से हीरे की वो अंगूठी दिखलाई थी। तारा के दूसरे हाथ में चांदी की वो अंगूठी थी जो कभी प्रभाकर ने अपनी छात्रवृत्ति के पैसों से बचाकर उसे गिफ्ट की थी। हीरे की वो चमक प्रभाकर को चौंधिया गई थी। उसके तेज नेजे उनके हृदय को चीर गए थे। रिंग उन्हें गले में कसता हुआ महसूस हुआ था। मास्टर चाय ठंडी हो गई, गुड़िया की आवाज आई थी। डॉक्टर प्रभाकर को तारा को बिसराने में बहुत दिन लगे थे। ठंडी चाय को एक ही घूंट में हलक से उतारते हुए उन्होंने गुड़िया से एक और कप चाय की मांग की थी। उस वक्त गुड़िया कैक्टस के एक पौधे में पानी दे रही थी। डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, नागफनी को पानी देने की जरूरत नहीं होती। ये गुड़िया नहीं जानती, उसके लिए सारे पौधे एक जैसे हैं। गुड़िया सब कुछ बोलती है, वो सही जवाब दे सकती है सवालों के, लेकिन उतना ही जितना उसमें फीड किया गया है। गुड़िया इंसानों की तरह नहीं सोच सकती। थैंक गॉड, गुड़िया के लिए हीरा और सोना, यूएस और हिंदुस्तान में अंतर नहीं है। थैंक गॉड, गुड़िया तारा की तरह नहीं सोच सकती। ये ठीक है कि गुड़िया तारा की तरह नहीं सोच सकती थी, लेकिन तारा थी जो जरा अलग तरीके से सोचती थी। उसके लिए मोहब्बत थी कि मोहब्बत में सब कुछ लाउड हो, लाल रंग के गुलाब, ढेर सारे चॉकलेट्स, टेडी बियर और भी न जाने क्या क्या। तारा के डैडी दौलतमंद शख्स थे और तारा भी नाजों में पली थी। दूसरी तरफ डॉक्टर प्रभाकर थोड़ा कम बोलने वाले, हिचकिचाने वाले, संकोची आदमी थे। वो बाजार में सबके बीच तारा का हाथ पकड़े, ऐसा करना तो उनके बूते से बाहर की बात थी। डॉक्टर प्रभाकर की जिंदगी का फलसफा भी अजीब था। उन्हें डूबता हुआ सूरज अच्छा लगता था, उन्हें बर्फ से ढके उदास मौसम अच्छे लगते थे।
उन्हें अंधेरा और पतझड़ अच्छा लगता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनकी जिंदगी में कभी सुबह न हुई हो। सुबह भी थी, और जिंदगी को रंगों से सजाने वाले जितने सपने होते हैं वो सब थे उनकी भी जिंदगी में। जब वो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में फिजिक्स की किताबों और रोबोटिक्स के नियमों के पेचोखम से जूझते थे, उन दिनों तारा फिजिक्स के नीरस समीकरणों के खांचों में उनके साथ प्रेम का रसायन खोजती थी। अनगिनत कैलकुलेशंस के मौजूद शून्यों में रंग भरा करती और कहती कि प्रेम भी अबूझ है। फिजिक्स के बहुत सारे अनसुलझे समीकरणों की तरह। तारा ने डॉक्टर प्रभाकर को सिखाया था कि फिजिक्स के बाहर भी एक ऐसी दुनिया है जो सिर्फ नियमों पर नहीं चलती, कि प्यार में पड़ा हुआ हर आदमी अपनी तरह से कुदरत के लिए नई मिसालें बनाता है, नए सिद्धांत गढ़ता है। उन्हीं दिनों जब देश की प्रधानमंत्री ने आपातकाल खत्म करके चुनाव करवाने का ऐलान किया था, तारा के पिताजी ने सरकार जाने के बाद अपने लिए पैदा होने वाले खतरे भांप लिए थे। डॉक्टर प्रभाकर को ठीक ठीक मालूम नहीं कि तारा का फैसला क्या था, या वो फैसला तारा के पिताजी का था। पर होली के दिन कनॉट प्लेस में आइसक्रीम खाते हुए तारा ने डॉक्टर प्रभाकर को लाल गुलाल से नहला दिया था और फिर कहा था, मुझे कोई और लड़का पसंद आ गया है, यूएस में रहता है। तारा ये कहते हुए जरा भी उदास नहीं थी, पर दोनों के बीच सन्नाटा खींच गया। डॉक्टर प्रभाकर को अपने हाथों में पकड़ी आइसक्रीम बहुत गर्म और पैरों के नीचे की जमीन डोलती हुई से लग रही थी। डॉक्टर अकेले रह गए थे। अपने हर पराजय को प्रभाकर तारा के साथ बांटते थे और हर काम में कामयाबी को उसी के साथ साझा करते थे। तारा के जाने से प्रभाकर के घर वालों को दुख भी हुआ था और खुशी भी। डॉक्टर प्रभाकर प्रेम विवाह करते तो शायद घर वाले शादी के बाजार में उनका मोल भाव नहीं कर पाते, लेकिन दुख इस बात का था कि तारा के घर वाले काफी दौलतमंद थे और उन्हें उम्मीद थी कि तारा के बाप की दौलत में उनको भी चोंच गीला करने का मौका तो मिल ही जाता। तारा चली गई थी। तारा चली गई थी और इसके साथ ही डॉक्टर प्रभाकर की जिंदगी में अंधेरा आ गया था। उनका मन करता था कि अपना सर जमीन पर दे मारे। एक इंसान के पत्थर में बदलने का यह पहला अध्याय था। डॉक्टर प्रभाकर के लिए तारा के जाने के बाद जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। वो शायद इस झटके से उबर भी जाते, लेकिन संयोग था या उनकी खराब किस्मत थी या फिर सिर्फ उन्हें ही ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी से जुड़े हर शख्स ने उनका फायदा उठाने की कोशिश की थी। जिस दहेज प्रथा के खिलाफ डॉक्टर प्रभाकर खुद लड़ते रहे, अपने छात्र जीवन में इसके खिलाफ गांव में जाकर न जाने कितने नुक्कड़ नाटक भी किए, वो उनके सामने आ खड़ी हुई थी। वही समस्या। एक बार उन्हें अपने पिता से लड़ना था। डॉक्टर प्रभाकर के पिता काफी दबंग थे। आज तक प्रभाकर ने उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। देश के सबसे बेहतरीन IIT से तालीम हासिल करके निकले प्रभाकर अभी भी उनसे दबी जुबान में बात करते थे। पिताजी ने पास के गांव के जमींदार की लड़की से रिश्ता तय कर दिया था। न जाने कितने नकद और जमीन और गहनों का सौदा था। प्रभाकर ने सुना तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। मां के पास गया था तो सीधा मां ने कहा था, इसमें बुरा क्या है? हमने भी तो अपनी बेटियों की शादी की है, हमने भी तो दिया है, तो वसूलेंगे नहीं? दालान पर बैठे बैठे ही पिताजी दहाड़े थे, और जो तेरी पढ़ाई का खर्च किया हमने, तुझे इंजीनियर बनाया, उसका खर्चा कौन भरेगा?
प्रभाकर ने सोचा था उसके टूटे दिल पर घर के लोग शायद मरहम लगाएंगे, पर यहां तो मामला ही उल्टा था। पिताजी के लिए वो उस बैल की तरह था जिसे चारा दाना देकर बड़ा ही इसलिए किया गया कि जानवरों के हाट में उसे ऊंची कीमत पर बेचा जा सके। प्रभाकर को लगा था कि वो खुद एक बैल है और खरीदार उसकी सींग, पूंछ और पुट्ठे छूकर उसकी कीमत तय करने की कोशिश कर रहा है। उसने सामान बांधा और घर से निकलते हुए अपने पिताजी से कहा था, बचपन से लेकर आज तक मेरी पढ़ाई में जितना खर्च हुआ है सब मुझे ब्याज समेत बता दीजिएगा, चुका दूंगा, लेकिन दोबारा मुझे बेचने की कोशिश मत कीजिएगा कभी। वो घर से निकला तो मां ने उसे घूर कर देखा था, कहा कुछ नहीं। वापस आकर प्रभाकर ने अपनी जिंदगी मशीनों को सौंप दी थी। कई बरस बीते। उनके भाई प्रभाकर से मिलने आते, पर उनकी जरूरत बस रुपयों की होती थी। प्रभाकर ने सख्ती से कह दिया था, यहां आने की जरूरत नहीं, जितने रुपए चाहिए लिख दिया करो, मनी ऑर्डर कर दिया करूंगा। उस दिन के बाद भाई नहीं आए। संदेशे आते रहे, खतों में पैसों की डिमांड, बदले में अगले दिन मनी ऑर्डर, जिसमें संदेशे का हिस्सा खाली रहता था। प्रभाकर ने बचपन से लेकर पीएचडी तक घर से हासिल सारे रुपयों का हिसाब तिमाही बैंक ब्याज की दर से किया और उसे अपने पिताजी को भेज दिया था। ये उनके पत्थर होने का एक और अध्याय था। अगली सुबह जब डॉक्टर प्रभाकर जागे तो उनके बाएं कंधे और बाह में हल्का सा दर्द था। उन्होंने सोचा कल शाम को वो देर तक लॉन में बैठकर कैक्टस के उस पौधे को देखते रह गए थे जिसे उनकी रोबोट गुड़िया रोज पानी देने लगी थी। वो फिर से जाकर वहीं बैठ गए। पेड़ों पर चिड़ियों का कर्रब जारी था। गुड़िया दरवाजे से दूध लेकर आई। दूध वाले को भी अहाते में घुसने की मनाही थी। वो डॉक्टर के पास आई और उसने कहा था, आज दूध वाला 3.5 मिनट लेट था मास्टर। इंसान कभी नहीं सुधरेंगे, डॉक्टर ने सोचा था। डॉक्टर प्रभाकर गुड़िया को जब भी देखते हैं उन्हें याद आता है कि गुड़िया को बनाने का उनका सफर कितना मुश्किल था। उन दिनों जब रोबोट्स सिर्फ अमेरिकी दिमागों में चल रहे थे, डॉक्टर प्रभाकर ने रोबोटिक्स में अपनी प्रतिभा तराशी, जमाने से आगे सोचा। रोबोट का हर मॉडल तैयार करते समय उनकी आंखों में तारा, अपने पिता, अपने भाई और अपनी मां का चेहरा घूमता रहा। इन चेहरों को नजरअंदाज करते हुए प्रभाकर कोशिश करते रहे ऐसे रोबोट्स तैयार करने की जो हर इंसानी काम कर सके। न जाने कितनी नाकामियों के बाद वो एक ऐसा रोबोट बना पाए थे जिसमें इंसानों के करने लायक हर काम करने की कुव्वत थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन रोबोट्स। लेकिन ये रोबोट्स होते तो रोबोट्स ही थे, इंटेलिजेंट मशीनें जिनके अंदर इंसानी जज्बात के वायरस ना आने पाए। इससे सुरक्षा का यानी इंसानी जज्बातों से सुरक्षा का हर इंतजाम डॉक्टर बड़ी सख्ती से किया करते थे। गुड़िया उनकी ऐसी ही बरसों की मेहनत का नतीजा थी। इन मशीनों के बीच रहते हुए डॉक्टर प्रभाकर भी मशीन ही हो गए थे। उनकी जिंदगी का हर काम तय था। गुड़िया की मेमोरी में सेव था कि डॉक्टर को कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे खाना है और क्या खाना है। लॉन में बैठे डॉक्टर प्रभाकर के पास जब नाश्ते की ट्रॉली लेकर आई थी गुड़िया, तो उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा था, मास्टर आज आप 27 मिनट लेट से उठे। डॉक्टर प्रभाकर को याद आया कल रात वीणा बजाते हुए वो इसमें ऐसा डूबे कि उन्हें वक्त का ख्याल नहीं रहा। नतीजा आज देर से उठे थे। डॉक्टर प्रभाकर ने सूरज की तरफ देखा। उसकी रोशनी में हल्की तेजी थी। उनके कुछ पेड़ों पर पतझड़ आ रहा था।
पत्ते पीले पड़ रहे थे, जो हवा में नाचते हुए नीचे गिर रहे थे। लॉन में पीले पत्तों की चादर सी बिछ रही थी। क्या उनकी जिंदगी का पतझड़ भी आने वाला था? डॉक्टर को याद आया, उनकी जिंदगी में तो उसी दिन पतझड़ आ गया था जब तारा गई थी। तारा क्या गई, सब कुछ बदल गया। उसी दिन से उन्हें लगने लगा था कि किसी बड़े आदमी ने अगर ये कहा था कि वेल्थ इज द प्राइम मूवर ऑफ सोसाइटी, तो यूं ही नहीं कहा था। उनकी बाईं बाह में दर्द तेज होने लगा और अचानक वो नीचे गिर पड़े थे। गुड़िया में उन्होंने ऐसी किसी परिस्थिति से निपटने का कोई प्रोग्राम कभी फीड नहीं किया था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। डॉक्टर को लग गया कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदलने लगा। डॉक्टर प्रभाकर ने आंखें खोली तो वो बिस्तर पर पड़े हुए थे। उनको कुछ याद नहीं आ रहा था, पर उन्हें इतना तो पता था कि वो लॉन में बैठे थे और फिर अचानक अंधेरा हो गया। कमरे में आवाज आई और गुड़िया अंदर आई थी, इस बार ट्रॉली में दवाओं के साथ। गुड़िया ने दवा दी थी, लेकिन इंसानों पर दुआ या बद्दुआ का असर चाहे जितना जल्दी हो, दवाओं के असर में वक्त लगता है। हफ्ते भर बीमार रहने के दौरान गुड़िया ने कई दफा दवाएं बदली थी, लेकिन बेअसर। डॉक्टर प्रभाकर को पता था कि उनको जुकाम हुआ है और ये 3 दिन तक रहने वाला था, लेकिन इस बुखार को 3 दिन से अधिक हो गए थे। उनका बुखार उतरा नहीं था। डॉक्टर प्रभाकर बिस्तर पर पड़े थे कि गुड़िया उनके लिए हल्दी मिला गर्म दूध ले आई थी और दूध देकर गुड़िया उनके सिरहाने बैठ गई। डॉक्टर चौंक गए थे। दूध में हल्दी मिलाना, ये प्रोग्रामिंग तो उन्होंने गुड़िया में की ही नहीं थी। उनके रिएक्ट करने से पहले गुड़िया के हाथ उनके बालों को सहलाने लगे थे और गुड़िया के ठंडे मशीनी हाथों का तापमान इंसानी शरीर के तापमान जैसा ही हो गया था। एक अपनापन जो डॉक्टर को अपने बचपन की याद दिला गया। जब वो बीमार पड़ते थे तो मां उनके बालों में ऐसे ही उंगलियां फेरती थी, लेकिन तब की बात और थी। तब मां और उनके रिश्तों के बीच में पैसा नहीं आया था, तो वो परिवार के लाडले थे और अब अकेले हैं। डॉक्टर गुस्से से कांपने लगे थे। उन्होंने समझ लिया कि गुड़िया के सॉफ्टवेयर पर वायरस का अटैक हो चुका है, लेकिन बिस्तर से लगे डॉक्टर अभी कुछ भी नहीं कर सकते थे। गुड़िया सिरहाने बैठी थी और उसके मुंह से निकला था, डैड आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर प्रभाकर चौंक गए। बड़ी कमजोर आवाज में उन्होंने कहा था, कॉल मी मास्टर, तुम्हारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है गुड़िया। गुड़िया थोड़ी देर तक चुप रही और फिर बोली, नहीं डैड, आप मेरे डैड ही हो। अगर इंसानों की तरह बर्ताव करने को आप करप्ट होना समझते हैं तो समझिए कुछ गलत है। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, करप्ट नहीं। डॉक्टर चुप हो गए थे। गुड़िया ने उन्हें व्हील चेयर पर बिठाया और फिर उसे धीरे से लुढ़काती हुई वापस लॉन तक ले गई थी। गिरे हुए पीले पत्तों की जगह पेड़ों में लाल लाल टूसे निकलने लगे थे। डॉक्टर ने झुक कर देखा, जिस कैक्टस के पौधे में गुड़िया रोज पानी डालती थी ना, उसके कांटे खत्म हो गए थे और वो कांटे पत्तों में बदलने लगे थे। डैड, कैक्टस में कांटे होते ही इसलिए हैं कि उसे पानी कम मिलता है। इंसानों के साथ भी यही है, उसे मोहब्बत मिले तो उसकी भी भावनाएं नहीं सूखती हैं। डैड, वादा कीजिए अब आप मुस्कुराया करेंगे। गुड़िया की ये बात मशीनी नहीं लग रही थी। बहुत सालों के बाद डॉक्टर प्रभाकर को अपना गला भारी सा लगा था, रुंधा हुआ लगा, कुछ गले में फंस गया है। उनके इस रुंधे गले से बस इतना ही निकला, ठीक है बिटिया,
हम मुस्कुराया करेंगे। और आंखों में पानी लिए, नमी लिए डॉक्टर प्रभाकर मुस्कुरा उठे थे। बस ये कहानी इतनी ही। हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ये कहानी जिसे लिखा था मैंने, यानी मंजीत ठाकुर ने, और जिस कहानी का शीर्षक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नमस्कार।